नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ पादप में संवहन के ऊपर चर्चा करने आई हूँ। इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे पादप में संवहन किस तरह से होता है। इसके पहले के वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जीवों में संवहन कैसे होता है, मतलब कि किस तरह से उनके शरीर का सारा जो अंग होता है वो कनेक्टेड होता है, उनमें किस तरह से विभिन्न पदार्थों को वहां तक ले जाया जाता है। तो उसी तरह से पादप का भी अपना एक संवहन तंत्र होता है। तो अगर हम सोचें कि पादप में संवहन की क्या आवश्यकता है, तो इसके पहले भी मैंने कुछ चैप्टर्स में आपको बताया था कि जो पादप होते हैं वो CO2 जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो पत्तियां इनकी जो संरचना होती है उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि इनके पत्तियों में जमा होता है और फिर इस पत्तियों से जरूरत के जगह पर इनके द्वारा ये इस भोजन को भेजा जाता है। इसके अलावा जो पौधों में संवहन का कार्य होता है, अगला दूसरी जो जरूरत होती है वो है कि इसका जो जड़ है उसके द्वारा जल का अवशोषण। कहने का मतलब कि जो जड़ जो कि मिट्टी में होता है धसा हुआ, उसके द्वारा विभिन्न तरह के मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों का मतलब एब्जॉर्प्शन किया जाता है, मिट्टी से उसको अवशोषित किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो पौधे जो है उसमें दो चीज मुख्य रूप से है जिनका की संवहन किया जाना है। एक तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो CO2 एब्जॉर्प्शन के बाद जो भोजन बना पत्तियों में उनका संवहन, और दूसरा जो जड़ जो कि जल को अवशोषित कर रहा है और जल के साथ विभिन्न खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके अलावा अन्य मिनरल्स जिसको कि अवशोषित कर रहा है जड़ के द्वारा, उनका वहन। तो अगर हम विचार करें तो पौधे अगर छोटे हैं और ये हरित लवक युक्त अंग पौधों के और जड़ के बीच की दूरी अगर बहुत ज्यादा नहीं हो तो बहुत आसानी से जड़ से पानी चला जाएगा पत्तियों तक, यानी कि क्लोरोफिल युक्त पार्ट्स तक, और क्लोरोफिल युक्त पार्ट्स में जो भोजन बन रहा है वो बहुत आसानी से जड़ तक अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि यही पौधों की लंबाई अधिक हो, क्योंकि पौधे तो वृक्ष पौधे नहीं वृक्ष लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, काफी ऊंचाई होती है पौधों की। तो अगर हम ये सोचें कि उसमें संवहन कैसे होता है, तो इस पर अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि नेचुरल सी बात है कि इसमें संवहन के लिए ऊंचे ऊंचे वृक्षों में, ऊंचे ऊंचे पौधों में संवहन के लिए एक सुदृढ़ मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। सुदृढ़ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जड़ों से पानी को लेके उनके पत्तियों तक पहुंचाया जा सके और पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा सके। तो अब हम जैसे इसका मतलब ये है कि पौधों में भी संवहन आवश्यक है अन्य जीवों की तरह। तो संरचना की बात अगर हम करें तो अन्य जीव की जो संरचना है, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पौधों के बॉडी स्ट्रक्चर से एकदम अलग होता है। सबसे बड़ा अंतर तो यही पे आ जाता है कि जो जीव अन्य पौधों के अलावा जो अन्य जीव होते हैं वो चलायमान होते हैं, उनकी गति होती है, वो रेगुलर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं वो अपने पोजीशन को एक जगह बनाए रखते हैं, वो स्थिर होते हैं, मतलब उनको चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वपोषी है, वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, इसलिए भोजन की खोज में तो यहाँ वहाँ घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो पौधे होते हैं उनका जो शरीर होता है, मतलब पौधे का जो पूरा अंग है वो उत्तकों से बना हुआ है, और ये जो उत्तक है पौधों में पाए जाने वाले जो उत्तक है उसका एक बड़ा भाग मृत कोशिकाओं का होता है, राइट। ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कि इन्हीं गुणों के चलते पौधों को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पौधों को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने कार्यों को करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम स्थिर है। उसके अलावा डेड सेल ज्यादा है इनके उत्तकों में। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पौधों में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, और तथा अपेक्षाकृत धीमे मतलब वाहन तंत्र इनका जो संवहन होता है वो धीमा प्रणाली की आवश्यकता है, और ज्यादा तेज कंडक्शन नहीं चाहिए इनको।
इनका ऐसा नहीं है कि बर्ड फ्लू इतना मतलब इसमें जो लिक्विड्स है, जो फूड है इनका, उसका फ्लो इतना तेज हो कि बस एकदम हेड टू टू तुरंत पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। एक धीमे संवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे होते हैं तो उसमें जो धीमा संवहन प्रणाली जो होता है, लंबे लंबे वृक्षों में थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि लंबे वृक्षों में शायद इनका संवहन थोड़ा ज्यादा करना होता है। तो अब आगे हम ये बात करें कि जो ये पौधों में जो ये संवहन होता है, जो मैं ये बोल रही हूँ कि ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है उनको, उनकी संवहन की प्रणाली धीमी होती है। तो ये जो धीमी संवहन की प्रणाली होती है पौधों में, ये कैसे बनता है? तो अगर इस पर विचार करें तो क्लास 9 की कक्षा में हम लोगों ने पौधों की जटिल कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। उन जटिल कोशिकाओं में हम लोगों ने 2 कोशिका के बारे में पढ़ा था। एक था आपका जाइलम, जो एक कोशिका जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम, राइट। और दूसरा कोशिका जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था फ्लोएम। तो ये 2 तरह की जटिल कोशिकाएं पौधों में होती है, राइट। तो ये जो जटिल कोशिकाएं होती है, ये एक नलिका तंत्र का निर्माण करती है पौधों के अंदर। और ये दोनों कोशिकाएं नहीं, ये दोनों उत्तक, फ्लोएम उत्तक और जाइलम उत्तक, जटिल उत्तक जो है, ये दोनों उत्तक मिलकर ही पौधों के संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी के द्वारा पौधों में संवहन होता है। अब जैसा कि मैं चर्चा कर रही हूँ कि पौधों में 2 तरह के संवहन की आवश्यकता है। जैसे अगर एक इमेजिन करें एक प्लांट का हम, तो एक प्लांट अगर है तो यहाँ पे 2 तरह के संवहन की आवश्यकता है। पहले तो जो रूट्स के द्वारा जो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, H2 जो एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ जा रहा है H2O वाटर, उसके संवहन की आवश्यकता है। दूसरे इसके लिव्स में जो फूड बन रहा है, लिव्स में, तो इनका संवहन विभिन्न पार्ट्स में होना है। जबकि ये जो वाटर है, इसका संवहन, वाटर का संवहन जड़ के द्वारा पत्तियों में, यानी अपराइट मूवमेंट होना है। अब यहाँ पे जो 2 तरह का मूवमेंट है, 2 तरह का संवहन है पौधों में। इसमें से जो पहला संवहन है, यानी कि ये जल का जो अवसर, यानी जल का जो कंडक्शन है, वो जो कंडक्शन होता है ये होता है जाइलम के द्वारा। यानी कि जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का संवहन, जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। खनिज लवण का संवहन। और जबकि आपका ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा पत्तियों में जो भोजन बनता है क्लासिफिकेशन के उपरांत, उनका संवहन होता है, उनका कंडक्शन होता है। ये कहते हैं भोजन का संवहन, भोजन का संवहन। तो ये होता है पौधों की संवहन प्रणाली। मतलब पौधों में संवहन कैसे और किन किन तत्वों का किया जाना है, ये उसकी जानकारी है। और वो किसके द्वारा किया जाता है वो भी क्लियर है कि पौधों में जो जटिल कोशिकाएं जटिल उत्तक जो पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा आपका जल एवं खनिज लवण का संवहन हो गया। कौन से जल एवं खनिज लवण का? जो पौधों के जड़ों के द्वारा जो किया है। उसके अलावा जो हमारा फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम जटिल उत्तक है, उसके द्वारा पौधों के पत्तियों में जो भोजन बनता है, उसका पौधों के विभिन्न पार्ट्स तक संवहन होता है। पौधों के उन पार्ट्स तक जिनको की भोजन की आवश्यकता होती है, जहाँ की भोजन उनके ग्रोथ के लिए और उनकी वृद्धि के लिए और उनको बढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संवहन। अब इसमें जो पहला जो टाइप है जो हम अभी पढ़ेंगे, वो पौधों में जल का वहन। जल का वहन किस तरह से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जल के वहन के बारे में तो जैसा कि हम जान रहे हैं, जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो प्लांट्स में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो उनकी जड़ों के द्वारा होता है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है जल का परिवहन। तो जल का परिवहन जैसा कि मैंने आपको बताया किसके द्वारा होगा? जाइलम उत्तक के द्वारा, राइट। क्या होगा? जाइलम के द्वारा। अब अगर आप 9th कक्षा को याद करें तो जो हमारा जाइलम उत्तक था,
वो कितनी तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, उसको अगर याद करने की कोशिश करें तो जाइलम ऊतक में मोस्टली आपके 4 तरह की कोशिकाएं मौजूद थी। कौन कौन सी कोशिकाएं मौजूद थी? तो ये जो आपका जाइलम है ये 4 टाइप्स का बना हुआ था। पहली जाइलम वाहिनिका है ना, पहला टाइप हो गया इसका। फिर इसका दूसरा टाइप क्या था? वाहिका था आपका। वाहिनिका के बाद आपका वाहिका था। फिर हो गया दूसरा टाइप। इसका इसमें जो तीसरा टाइप का सेल था उसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा टाइप का जो कोशिका इसमें जो मौजूद होता है वो होता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। तो इसमें से जो 2 सेल्स होते हैं, जाइलम के जो 2 सेल्स होते हैं, वाहिका एवं वाहिका, ये मिलकर क्या करते हैं? पौधों में एक पंप प्रणाली का निर्माण करते हैं। ठीक है, पंप प्रणाली का मतलब कि आपस में इस तरह से सेट होते हैं कि एक पूरा एक पाइप सिस्टम तैयार हो जाता है पौधों के अंदर। राइट, अब इसमें जो और जो 2 कोशिकाएं होती हैं जाइलम में, ये जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इनका अलग काम है। इनका काम है पौधों को मजबूती प्रदान करना। इनका कंडक्शन से रिलेटेड कोई खास इनका कार्य नहीं होता है। मुख्य रूप से जो वाहिनिका और वाहिका जो होती है जाइलम की, ये पौधों में एक पाइप सिस्टम का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कि वो इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कि एक पूरा एक पाइप सिस्टम। आप फिर से वही कल्पना करें कि आपके घर में जो वाटर सप्लाई होता है टंकी से, राइट, तो उसको अगर उल्टा करके सोचे कि वही वाटर सप्लाई अगर आपका पौधों में है तो कैसे करके, तो जस्ट लाइक वैसे ही जैसे पाइप है, पाइप मेन सिस्टम से पाइप आ रहा है, फिर वहां से जहां जहां उसको पानी जाना है वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जस्ट लाइक वैसे ही ये जाइलम का पाइप यानी वाहिनिका और वाहिका जो होते हैं एक पाइप सिस्टम के रूप में पौधों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जो पौधे के जो रूट्स होते हैं, प्लांट का जो रूट्स होता है, जो आप ऐसा ठीक है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो रूट्स होता है, ये रूट पार्ट होता है, ठीक है, ये मिट्टी में धंसा हुआ है। ये कहाँ है? मिट्टी के अंदर, मिट्टी में है, मिट्टी में है ये प्लांट का ये पार्ट। तो ये जो पार्ट है मिट्टी में रहने के दौरान क्या होता है, जो उसके जो रूट्स के जो हेयर्स होते हैं, यानी उसका जो रूट का जो पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि रेगुलर आयन का मतलब आवागमन होते रहता है मिट्टी के द्वारा पौधों के जड़ों में। तो जो ये जो मिट्टी से आयन का जो आवागमन होता है, उससे क्या होता है ना कि एक सांद्रण की एक भिन्नता पैदा होती है। अभी हम विसरण को याद करें तो विसरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विसरण क्या होता है, किसी भी लिक्विड का या किसी भी विलयन का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? विसरण करते हैं। तो ये पौधों में वही चीज होता है। आयन के रेगुलर ट्रांसफर होने से, मतलब आयन का रेगुलर उसमें आवागमन होने से उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसके चलते पौधों में जो मिट्टी में जो जल उपस्थित है उसका क्या होता है? फ्लो मिट्टी से जड़ की ओर होता है। अब इस ऑस्मोसिस यानी विसरण प्रोसेस से मिट्टी से जल चला गया जड़ के अंदर। अब जड़ के अंदर जब ये जाता है तो इन वाहिनिका और वाहिका के द्वारा होते हुए एक पाइप सिस्टम बन जाता है। जैसे जल का अगर रेगुलर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एक दाब बनेगा ना, एक दबाव, एक प्रेशर बनेगा। यानी पाइप सिस्टम से मोटर से जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है जमीन के अंदर से, तो क्या होता है, जो पानी मोटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो रेगुलर पानी के एब्जॉर्प्शन से क्या होता है कि पाइप सिस्टम पे एक दबाव बनता है। एक प्रेशर बनने के चलते क्या होता है कि जो मोटर होता है एक प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बनने के चलते जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है जमीन के अंदर से, वो पाइप में इतना प्रेशर बनाता है कि पाइप के ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जड़ में जब विसरण के द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है तो ये जो एब्जॉर्प्शन के चलते एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है, जिसके चलते कि पानी का ऊपर की ओर मूवमेंट होता है, यानी पानी ऊपर की ओर जाता है और इस तरह से पानी फ्लो होता है इसमें। तो ये जो दबाव होता है इसको हम लोग मूल दाब करते हैं, यानी यहाँ पे जो जड़ के द्वारा जो दाब लगता है इसको हम लोग मूल दाब करते हैं।
मूल दाब जड़ के द्वारा जो प्रेशर पैदा किया गया पानी को पाइप सिस्टम में, प्लांट के पाइप सिस्टम ऊपर जाने के लिए। लेकिन अब ये बात है, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि क्या ये पाइप सिस्टम में जो मूल दाब है ये सफिशियंट है पानी को जाने के लिए? जो जल का जो संवहन हो रहा है पौधों के अंदर, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि मूल दाब के द्वारा जल का संवहन हो रहा है, तो क्या मतलब ये सफिशियंट है? लंबे लंबे जो प्लांट्स है तो क्या उसके अंदर सिर्फ इस दाब से पानी जा पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ इस दाब से पानी का जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि लंबे प्लांट्स में इसका सिस्टम ठीक उलट हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर इतना दबाव पैदा नहीं हो पाएगा मूल दाब के द्वारा कि ऊंचे प्लांट्स में पानी को पहुंचाया जा सके, तो वहाँ पे जलापूर्ति का क्या सिस्टम है? उस जगह जल कैसे जाएगा? तो अब इसके पहले की क्लासेस में मैंने बताया था, तो उसको आप याद करें कि इसके पहले जो मैंने चर्चा किया था ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में आप लोगों को बताया था। वाष्पोत्सर्जन के है उस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो वाष्पोत्सर्जन पे चर्चा करने के लिए हम पत्तियों के स्ट्रक्चर को जाए। पत्तियों की संरचना का चर्चा करते हुए मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि पत्तियों में छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्टोमाटा कहलाते हैं। इन स्टोमाटा के द्वारा, यानी ये क्लोन्स कहलाते हैं, तो इन स्टोमाटास के द्वारा क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जब गैसेस के आदान प्रदान के लिए इन स्टोमाटा की द्वार कोशिकाएं खुलती हैं, इनका मुंह खुलता है, सिर्फ गैसेस का ही आदान प्रदान नहीं होता पत्तियों में। कहने का मतलब सिर्फ CO2 अंदर नहीं आता और O2 बाहर नहीं जाता, बल्कि इसके द्वारा जल का भी वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी पानी का ह्रास होता है। तो ये जो आपका स्टोमाटा के द्वारा पानी का ह्रास का जो विधि है, इस विधि को हम लोग ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। यानी कि पत्तियों का जो स्टोमाटा जो होता है पत्तियों में, इनके द्वारा जो वाटर लॉस होता है, स्टोमाटा वाटर लॉस, यानी वाटर का जो ह्रास होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन करते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या कार्य करता है? ये जो वाष्पन की जो विधि, पत्तियों के स्टोमाटा खुलते हैं, उसके द्वारा वाटर लॉस होता है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन है एक प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करता है और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो पानी जो रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जो कि वाहिका में मूल दाब के चलते आया हुआ है, उस पर एक प्रेशर क्रिएट करके उनको सक्शन करता है और सक्शन करके उनको ऊपर की ओर खींच लेता है। और इस प्रेशर के द्वारा जो लंबे लंबे ऊंचे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों तक वाटर को अवेलेबल करा दिया जाता है। यानी अगर हम लोग ध्यान दें तो जल का जो संवहन होता है पौधों में, वो दो दाब के चलते होता है। एक तो मूल दाब के चलते, दूसरा वाष्पोत्सर्जन के चलते, यानी कि ट्रांसपिरेशन के चलते जो स्टोमाटा से जो वाटर लॉस हो रहा है, यानी पानी का जो ह्रास हो रहा है, उनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो दाब बढ़ रहा है, इस प्रेशर के चलते दो तरीके से जल का संवहन हो रहा है। और इस दाब के चलते फिर क्या होता है कि जो जाइलम्स की जो वाहिका और वाहिकाएं हैं, इनकी जो नलिका फैली हुई है, इससे जल का आवागमन होता है। एक बात, जल का सिंगल वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जड़ से पत्तियों की ओर जाती है। कभी ऐसा नहीं है कि पत्तियां से नीचे आने की उनको मतलब वापस आने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो जड़ से ऊपर की ओर ही जाती है कि वन साइडेड फ्लो होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन के प्रेशर यानी दाब को समझने के लिए हम ऐसा समझे कि जो हम कुछ पेय पदार्थ किसी पाइप से पीते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं, तो क्या करते हैं, स्ट्रॉ को हम जो पेय पदार्थ है उसमें डाल के उसको हम खींचते हैं, ऐसे करके एक दाब बनाते हैं। तो जो सक्शन का मतलब एक प्रेशर जो बनता है, उसके बाद क्या होता है, जो लिक्विड जो पेय पदार्थ
जहाँ पे हमने स्ट्रॉ को डाला है उसमें वो लिक्विड भर जाता है और हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। तो बस यही सक्शन, प्रेशर, ट्रांसपीरेशन के द्वारा पौधे पैदा करते हैं, जिसके द्वारा कि जल का संवहन होता है। तो ये जो दो तरह के दाब जो मैंने बताया आपको, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, इन दाब में से दिन में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पौधों के कंडक्शन यानी जल के संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन रात में तो चूंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि सनलाइट भी नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाता है, तो स्टोमाटा नहीं खुलते रात्रि के समय। जब स्टोमाटा कम खुलेंगे या नहीं खुलेंगे तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन कम जाएगा। इस कंडीशन में जो रूट का जो प्रेशर है यानी मूल दाब जो है वही वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कहने का मतलब कि दिन में जहाँ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, रात्रि में यह कार्य मूल दाब के द्वारा होता है। क्योंकि दिन में तो रंध्र सामान्य होता है, दिन में जो रंध्र स्टोमाटा वो खुले हुए हैं, जबकि रात्रि में ऐसा नहीं है। तो ये था जल का संवहन। अब इसके बाद जो दूसरा संवहन है भोजन का संवहन। अब इसके बाद भोजन के संवहन की बात अगर करें, जो भोजन जो होता है, इससे पहले हमने प्रकाश संश्लेषण का चर्चा किया था पोषण चैप्टर में। उसमें हमने ये बताया था आप लोगों को कि जो भोजन पत्तियों में, पौधों में जो भोजन होता है वो पौधों के पत्तियों में बनता है, राइट। भोजन का परिवहन तो ये पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 एब्जॉर्प्शन करते हुए होता है। तो CO2 तो हम जाने कि स्टोमाटा के द्वारा आता है। स्टोमाटा तो सिंपली वो पौधों की पत्तियों को उपलब्ध हो जाता है। अब इसके बाद है कि जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, तो बनने के बाद ये पत्तियों में ही जमा रहता है। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स के जिस पार्ट्स को भोजन का डिमांड होता है, जिनको की भोजन की आवश्यकता होती है, उन तक पत्तियों के द्वारा ये पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पहुंचाने के लिए जो युक्ति होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्लोएम जटिल उत्तक। फ्लोएम जटिल उत्तक के द्वारा ये जो भोजन है ये इसका परिवहन होता है पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में। तो ये जो भोजन का परिवहन होता है ये जल के परिवहन की तरह नहीं है कि वन साइडेड हो। ये जिस पार्ट में जरूरी है, ऊपर भी नीचे भी, जहां भी जरूरी है वहां इनका परिवहन किया जाएगा फ्लोएम के द्वारा। आप अपने पीछे की क्लास 9th क्लास को याद करें तो फ्लोएम उत्तकों की जब बात आती है, फ्लोएम में उत्तक में कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें अगर आप बात करें तो चालनी कोशिकाएं होती हैं, यानी स्वीप साथी कोशिकाएं होती हैं। आप इसका टाइप का बात करें तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा चालनी कोशिका। चालनी कोशिका जिसको कि हम लोग स्वीप ट्यूब भी कहते हैं, है ना, ट्यूब, राइट। दूसरा जो टाइप रहता है फ्लोएम का साथी कोशिका। साथी कोशिका यानी कंपेनियन सेल। साथी कोशिका हो गया दूसरा टाइप। फिर तीसरा जो होता है वो जाइलम फ्लोएम होता है और जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, सॉरी जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये हो गया तीसरा कोशिका। चौथा जो होता है फाइबर, फ्लोएम फाइबर होता है। ये जो भोजन का जो परिवार पौधों में, उसमें भी दो कोशिकाएं जो होती हैं फ्लोएम की, वो मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। एक चालनी कोशिका और दूसरा साथी कोशिका, यानी सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ये भी क्या है, पौधों के अंदर ये दोनों जो सेल्स होते हैं, जाइलम का ये दोनों जो पार्ट होता है, ये मिलके वाहिनी का यानी मतलब एक तरह का पाइप सिस्टम बनाते हैं, जिससे होके सिर्फ भोजन का यानी कि उसके फूड का जो फ्लो होता है। तो ये जो फूड का जो फ्लो होता है, तो मैंने आपको बताया कि तो मल्टी डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब कि जब पौधे की जिस पार्ट को जरूरत हो, चाहे ऊपर हो, भोजन बनने वाले पार्ट के ऊपर हो चाहे नीचे हो, वहां तक भोजन को पहुंचाया जाता है। अब बात है कि इनका परिवहन किस तरीके से होता है।
तो इसके पहले जहां हमने जाना कि जल के परिवहन में जो फिजिकल फोर्स है, यानी कि दबाव के द्वारा, दाब के द्वारा, सिंपल प्रेशर के द्वारा जल का संवहन हुआ, परिवहन हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लोएम उत्तक है, फ्लोएम उत्तक की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। जहां तक मतलब, और इसके अलावा जो आपका जाइलम उत्तक जिससे कि जल का संवहन हो रहा था, वो जीवित कोशिकाएं नहीं होती है, वो मृत कोशिकाएं होती हैं। और ये जीवित कोशिकाएं होने के चलते इनमें जो भोजन का जो संवहन होता है, परिवहन होता है, उसके लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये भोजन का परिवहन करते हैं। तो इसमें एक चीज जानने लायक बात है कि किस तरह से ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इनका परिवहन होता है। तो उसको जानने के लिए, समझने के लिए आगे थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में जैसा मैं बता रही हूँ कि दो तरह की आपकी कोशिकाएं, दो तरह की कोशिकाएं मौजूद होती है, राइट। तो सबसे पहले तो आपका जो पार्ट है जाइलम, जाइलम क्या कर रहा है, ये वाटर का कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। ये आपका वाटर का कंडक्शन, ये मैं प्लांट पार्ट में चर्चा कर रही हूँ। जैसे जाइलम की जो वाहिकाएं हैं, जाइलम की जो वाहिकाएं हैं, उसके ठीक बगल में फ्लोएम की भी वाहिकाएं, फ्लोएम का पाइप सिस्टम होता है। तो जो जाइलम के बगल का जो पाइप सिस्टम रहेगा, फ्लोएम का पाइप सिस्टम रहेगा ऐसे। तो फ्लोएम के और जाइलम के पाइप सिस्टम में डिफरेंस ये होता है कि जाइलम में शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, जाइलम के पार्ट्स, लेकिन फ्लोएम का जो पार्ट होता है उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, राइट। जो जाइलम होता है उसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। आप यहाँ पे दोनों एक दूसरे के मदद से भोजन का ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जो फ्लोएम होते हैं उनके कोशिकाओं में शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो हमारा जो पार्ट है, ये हमारा फ्लोएम का आपका ये फ्लोएम नलिका का पार्ट, 40 कोशिकाओं का पार्ट है। इसके बगल में कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स के बगल में हम इमेजिन करें कि प्लांट का कोई एक ऐसा पार्ट जिसमें भोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। प्लांट का कोई सा पार्ट जिसमें भोजन प्रचुर मात्रा में, यानी शुगर मॉलिक्यूल काफी है। और यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है फ्लोएम में, फ्लोएम के बगल में, और एक पार्ट जहाँ की शुगर मॉलिक्यूल की इसको आवश्यकता है। तो प्लांट के किस पार्ट को शुगर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है? जो ग्रोइंग रीजन होता है, जिसको की वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भोजन बन रहा है, इसके पास प्रचुर मात्रा में शुगर है, अब उसको पहुंचाना है यहाँ पे। तो फ्लोएम इस कार्य को कैसे करेगा, इस चीज को हम समझे थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो इस पार्ट में जहाँ पे शुगर ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है शुगर का, इसमें शुगर है। तो इस पार्ट से फ्लोएम तक लाने के लिए, यानी फ्लोएम का जो 40 कोशिका है वहां तक लाने के लिए एनर्जी, मतलब यहाँ तक शुगर मॉलिक्यूल्स लाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शुगर मॉलिक्यूल्स को इस प्लांट के इस पार्ट से जहाँ की भोजन मौजूद है ज्यादा मात्रा में, वहां से फ्लोएम के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। शुगर पार्ट जब यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ यहीं पर इसी पार्ट में जो शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है प्लांट के इस कोशिका से फ्लोएम के पार्ट में, यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवित कोशिका है और जीवित कोशिका के पास एनर्जी है काम करने के लिए। तो इसको जो ये जो ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जीवित कोशिका एनर्जी का इस्तेमाल, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए शुगर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है। तो अब चला गया फर्स्ट यहाँ पे चला गया, अब ये फ्लोएम के पार्ट में यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आ गया, मतलब यहाँ शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो गया। अब शुगर मॉलिक्यूल के ट्रांसफर होने से होता क्या है, यहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फ्लोएम के इस पार्ट में शुगर के कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, फिर सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि जो इसके बगल में जाइलम तो पानी का कंडक्शन कर रहा है, पानी का संवहन कर रहा है। तो जाइलम के इस पार्ट में जो जल है वो इस सांद्रता बढ़ने के चलते जल यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है इस पार्ट में, यानी ये है हमारा जाइलम, जाइलम है ये हमारा, और ये हमारा फ्लोएम। तो क्या होता है, तो जाइलम के इस पार्ट से जो वाटर है, जल है, इसके
इसकी सांद्रता बढ़ जाने के चलते, क्योंकि इस पौधे के इस भाग से शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो गया जाइलम के इस पार्ट में, तो इसकी सांद्रता बढ़ जाने के चलते क्या होता है कि इसमें ऑस्मोसिस यानी विसरण के द्वारा यहाँ पे जल का संवहन, राइट, यानी जल चला गया जाइलम से फ्लोएम में। अब जल जाने के बाद क्या होता है कि ये डाइल्यूट हो गया, मात्रा बढ़ गई। अब जल जाएगा, जो वहां पे पानी मिल जाएगा इस शुगर मॉलिक्यूल में, मात्रा बढ़ गया। मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि एक फोर्स पैदा होता है, डाइल्यूट हो जाने के चलते मात्रा बढ़ेगा ना, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वो क्या होता है कि अब चूंकि इस शुगर मॉलिक्यूल ये इसका सांद्रता ज्यादा हो गया, तो जो लिक्विड का फ्लो होता है वो किस ओर होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। अब यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि इस पार्ट तक इसको आना है जहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो डाइल्यूट शुगर मॉलिक्यूल तैयार हुआ जल से मिलने के बाद, उसका फ्लो हो जाएगा कम सांद्रता की ओर, नीचे की ओर। तो ये जो पूरा जो हमारा शुगर मॉलिक्यूल यानी भोजन मिला हुआ जो पूरा लिक्विड है वो चलाएगा नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कम है। अब नीचे आने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ जब इस पार्ट तक वो आएगा, इस पार्ट तक आने के बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे फिर वहां से जब ट्रांसफर होते हुए जब यहाँ नीचे इस पार्ट में आएगा, यहाँ पे फिर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा शुगर मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा शुगर मॉलिक्यूल का, तो फिर इसका यहाँ से चूंकि इस पार्ट में शुगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है और इस पार्ट में ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से और इस पार्ट को भोजन मिल जाएगा, राइट। इस पार्ट को भोजन मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो जल इस फ्लोएम में, चूंकि फ्लोएम का काम तो जल का संवहन नहीं है, उसको जल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अभी इसके पास जल है, फिर क्या होगा, जल यहाँ से वापस चला आएगा जाइलम में, फिर उसी विसरण के मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो मोटा मोटी 5 स्टेप्स टोटल 5 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि जिस पार्ट में भोजन बना, यानी कि जिस पार्ट में आप ऐसे समझिए कि प्लांट के जिस पार्ट में भोजन स्टोर जमा है, कंसंट्रेशन के बाद भोजन बना ना, तो कहीं पे जमा रहेगा तो पत्तियों में जमा रहता है। अगर पत्ती के उस पार्ट में जहाँ की भोजन का मात्रा ज्यादा है, वो भोजन पौधों के उस भाग को चाहिए जहाँ पे कि भोजन कम है, यानी ग्रोथ हो रहा है और रेगुलर कंजप्शन है वहाँ फूड का, और पौधों में जहाँ पे वृद्धि हो रही है वहाँ पे उसको रेगुलर भोजन चाहिए, खाना चाहिए, तो उस पार्ट में जाना है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है भोजन का। तो होता क्या है, सबसे पहले तो प्लांट के उस पार्ट से जहाँ पे भोजन ज्यादा है वहां से भोजन ट्रांसफर हो गया फ्लोएम के अंदर चला गया, तो उसके अंदर क्या हुआ, फ्लोएम के अंदर भोजन का सांद्रता बढ़ गया, ठीक है, यानी शुगर मॉलिक्यूल। अब फिर क्या हुआ, फ्लोएम के बगल के जाइलम से जल का विसरण के द्वारा ट्रांसफर हुआ, जाके फ्लोएम में जल मिल गया। अब जल मिलने से क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये जो सांद्रता, जो भोजन का सांद्रता जो फ्लोएम में ज्यादा हो गया, वहां से वो निकल के भागेगा किस ओर, जहाँ पे कि भोजन का सांद्रता कम, पौधे के उस पार्ट की ओर जहाँ पे कि उसको भोजन की आवश्यकता है, यानी रेगुलर कंजप्शन हो रहा है भोजन का, वहाँ पे भोजन का कंसंट्रेशन कम है उस ओर, और उस ओर जाएगा। तो स्टेप 1 शुगर मॉलिक्यूल मिला, स्टेप 2 फ्लोएम से जल मिला, स्टेप 3 वो भागा कहाँ, उस पार्ट की ओर जहाँ भोजन की आवश्यकता है। फिर स्टेप 4 ये फ्लोएम से भोजन निकल के उस पार्ट को मिलेगा जिसको भोजन की आवश्यकता है। फिर स्टेप 5 में क्या होगा, जो फ्लोएम में जल गया था जाइलम के द्वारा, वो वापस विसरण के द्वारा चला आएगा जाइलम, राइट। तो इस तरह से फ्लोएम में जल भोजन का संवहन होता है। तो यहाँ पे ये जो मैं डाउन बैक मूवमेंट दिखा रही हूँ, ये अपराइट भी हो सकता है, कहने का मतलब ये अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जा सकता है, इसका मूवमेंट इधर भी हो सकता है, इसका मूवमेंट मतलब जिस साइड जहाँ भोजन का आवश्यकता होगा, प्लांट के जिस पार्ट में इसका भोजन का आवश्यकता होगा, मल्टी डायरेक्शनल भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे नीचे, ये तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, नीचे ही आएगा, ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, मतलब मल्टी डायरेक्शनल, जिस ओर भोजन की आवश्यकता होगी फ्लोएम से उस ओर भोजन का परिवहन होगा। तो इस तरह से फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि फ्लोएम में जो भोजन का परिवहन होता है उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, ऊर्जा यानी एटीपी का इस्तेमाल होता है। एटीपी मैंने आपको बताया था, करेंसी बताया था, एनर्जी करेंसी होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में लिबरेट
जनरेट होता है श्वसन के द्वारा, तो उस करेंसी का इस्तेमाल करते यानी उस एटीपी का इस्तेमाल करते हुए ये भोजन का संवहन करता है। तो एटीपी के इस्तेमाल का मुख्य कारण क्या है कि जो फ्लोएम उत्तक जो होता है, फ्लोएम का उत्तक एक जीवित कोशिका का बना होता है। इसी कारण तो और आप जैसे आप ध्यान दीजिए, आप देखने वाली बात है कि जो बसंत ऋतु आता है या फिर बरसात का सीजन आता है, उस सीजन में पौधों के किस पार्ट को सबसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है? उस पार्ट में जहाँ वृद्धि हो रही होती है या फिर उनकी कलिकाओं में, उनके खोपड़ों में, वहाँ पे भोजन का ज्यादा जरूरत होता है, तो फ्लोएम के द्वारा वहाँ तक भोजन पहुँचाया जाता है। उसके अलावा कार्य करने की जरूरत हुई भोजन का थोड़ा बहुत मात्रा चाहिए वहाँ भी उनको जीवित रहने के लिए, तो मतलब जिस जिस पार्ट्स को चाहिए फ्लोएम उस पार्ट्स तक भोजन को पहुँचाता है। तो ये था हमारा जल का परिवहन एवं भोजन का परिवहन पौधों में। थैंक यू। आज के वीडियो में